नमस्कार मेरे विद्वान साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम जयपुर संभाग के अंतर्गत जिला अलवर पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने अलवर जिले के साथ आपके सामान्य विशेषताओं पर चर्चा की थी, ऐतिहासिक विशेषताओं पर चर्चा की थी। दोस्तों आज हम अलवर जिले की भौगोलिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आज हम अलवर जिले की भौगोलिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, आज हम सब आपके जो चर्चा करेंगे वो करेंगे अलवर जिले की भौगोलिक विशेषताओं पर। ठीक दोस्तों, अलवर जिले की भौगोलिक विशेषताओं पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। जब अलवर जिले की भौगोलिक विशेषताओं की बात आती है तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि अलवर की भौगोलिक स्थिति क्या है। क्लियर पूछा जाएगा कि जो अलवर है इस अलवर की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो आप क्या बताओगे कि जो अलवर है ना ये पूर्वी राजस्थान में आता है। ठीक पूछा जाएगा कि जो अलवर की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो आप क्या बताओगे जो अलवर है ये पूर्वी राजस्थान में आता है। एक तो बात ही है। ठीक अच्छा, फिर बात आती है कि जो अलवर है इस अलवर की स्थलाकृति कैसी है। पूछा जाएगा कि जो अलवर है इस अलवर की स्थलाकृति कैसी है, तो तब आप क्या बताओगे कि जो अलवर है ना ये मैदानी भाग में आता है, अर्थात यहाँ मैदानी भाग है, यहाँ पहाड़ी भाग या पठारी भाग नहीं है, अलवर मैदानी भाग में सम्मिलित है। एकदम क्लियर दोस्तों। पूछा जाएगा कि जो अलवर है ये सब आपके इसकी स्थलाकृति कैसी है, तब आपकी ये मैदानी भाग में आता है, एकदम मैदानी क्षेत्र है। ठीक अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो अलवर है इस अलवर का आकार कैसा है। पूछा जाएगा कि जो अलवर है इस अलवर का आकार कैसा है, तो आप क्या बताओगे कि जो अलवर है इसका आकार है नियमित चतुर्भुज के समान। पूछा जाएगा कि जो अलवर है इस अलवर का आकार कैसा है, तो आप क्या बताओगे कि अलवर का आकार है नियमित चतुर्भुज के समान। भौगोलिक स्थिति पूर्वी राजस्थान में आता है, स्थलाकृति मैदानी भाग है, आकार है नियमित चतुर्भुज के समान। अच्छा दोस्तों, फिर हम चर्चा कर रहे हैं अलवर के अक्षांश और देशांतर की। तो पूछा जाएगा कि अलवर का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप क्या बताओगे 27 डिग्री 4 मिनट से लेकर 28 डिग्री 4 मिनट। क्लियर दोस्तों, ये अलवर का अक्षांशीय विस्तार है। एकदम क्लियर दोस्तों। पूछा जाएगा कि जो अलवर है इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप क्या बताओगे 27 डिग्री 4 मिनट से लेकर 28 डिग्री 4 मिनट के मध्य सब आपके अलवर की अक्षांशीय स्थिति है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो अलवर है इस अलवर का साहब आपके देशांतरीय विस्तार कितना है। बात आती है जो अलवर है इस अलवर का देशांतरीय विस्तार कितना है। जो अलवर है इस अलवर का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप क्या बताओगे कि जो अलवर है इसका देशांतरीय विस्तार है 76 डिग्री 7 मिनट से लेकर 77 डिग्री 13 मिनट। 76 डिग्री 7 मिनट से लेकर 77 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर ये अलवर का साहब आपके देशांतरीय विस्तार है। समझ जाओगे क्या, अलवर साहब आपके दोस्तों पूर्वी राजस्थान में आता है, मैदानी भाग है, आकार है नियमित चतुर्भुज के समान, अक्षांश विस्तार है 27 डिग्री 4 मिनट से लेकर 28 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार है 76 डिग्री 7 मिनट से लेकर 77 डिग्री 13 मिनट तक। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो अलवर है इस अलवर का साहब आपके दोस्तों जनसंख्या कितनी है। पूछा जाएगा कि जो अलवर है इस अलवर की साहब आपकी जनसंख्या कितनी है। ठीक दोस्तों, वर्ष 2011 के अनुसार अलवर जिले की जनसंख्या कितनी है। ठीक पूछ लिया जाए कि वर्ष 2011 के अनुसार अलवर जिले की जनसंख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे 36,34,179। समझना 36,34,000 दोस्तों 36,34,179 ये सब आपके अलवर जिले की जनसंख्या है वर्ष 2011 के अनुसार। तो पूछा जाएगा कि अलवर जिले का घनत्व कितना है, तो आप क्या बताओगे
कि 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये अलवर जिले का घनत्व है। कितना? 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये अलवर जिले का जनसंख्या घनत्व है वर्ष 2011 के अनुसार। अच्छा, पूछा जाए कि वर्ष 2011 के अनुसार अलवर जिले का लिंगानुपात कितना है? पूछा जाए कि वर्ष 2011 के अनुसार अलवर जिले का लिंगानुपात कितना है? 895। क्लियर दोस्तों? पूछा जाए कि वर्ष 2011 के अनुसार अलवर जिले का साहब आपके लिंगानुपात कितना है दोस्तों? आपके 895। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि वर्ष 2011 में अलवर की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? पूछा जाएगा कि वर्ष 2011 में अलवर की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? ठीक, वर्ष 2011 में अलवर की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? तो आप क्या बताओगे? वर्ष 2011 में जो अलवर की दशकीय वृद्धि दर रही वो रही 22.8%। एकदम क्लियर। वर्ष 2011 में जो अलवर की दशकीय वृद्धि दर रही साहब आपके कितनी रही? साहब आपके 22.8% रही। एकदम क्लियर दोस्तों। यहाँ तो दोस्तों कोई डाउट है क्या? नहीं है दोस्तों। ठीक, फिर बात आती है कि साहब आपके जो अलवर हैं दोस्तों, फिर बात आती है कि इस अलवर में परिवहन की क्या व्यवस्था है? ठीक दोस्तों। फिर बात आती है कि अलवर में परिवहन की क्या व्यवस्था है? क्लियर दोस्तों। साहब आपके दोस्तों यहाँ दो तरह का परिवहन है। एक तो है सड़क परिवहन, यहाँ दो तरह का परिवहन है। एक तो है सड़क परिवहन और दोस्तों एक है रेलवे परिवहन। क्लियर। अलवर वायु मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है और लेकिन इसके निकट जयपुर हवाई अड्डा पड़ता है सांगानेर वाला। तो साहब आपके यहाँ एक तो सड़क परिवहन है और एक रेलवे परिवहन है। ठीक, अब अगर दोस्तों हम सड़क परिवहन की बात करते हैं, अगर दोस्तों हम सड़क परिवहन की बात करते हैं, अगर दोस्तों हम सड़क परिवहन की बात करते हैं तो सब ध्यान रखना, जो अलवर है सब आपके यहाँ से NH8 निकलता है। जो अलवर है यहाँ से सब आपकी क्या निकलता है? NH8। क्लियर। और पूछा जाए कि अलवर में NH8 की लंबाई कितनी है? 35 किलोमीटर। पूछा जाए कि अलवर में NH8 की लंबाई कितनी है? 35 किलोमीटर। एकदम क्लियर। दोस्तों ध्यान रखना, जो NH8 है ना दोस्तों, जो NH8 है, इस NH8 के साथ आपके कुल लंबाई है 677 किलोमीटर। दोस्तों जो NH8 है ना, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 677 किलोमीटर। ठीक। और दोस्तों पूछा जाए कि NH8 की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? जयपुर में। NH8 की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? जयपुर में। और जयपुर में NH8 की लंबाई है 207 किलोमीटर। जयपुर में NH8 की लंबाई है 207 किलोमीटर। और पूछा जाए कि NH8 की न्यूनतम लंबाई किस जिले में है? डूंगरपुर में। NH8 की न्यूनतम लंबाई किस जिले में है? डूंगरपुर में। और पूछा जाए कि डूंगरपुर में NH8 की लंबाई कितनी है? 34 किलोमीटर। डूंगरपुर में NH8 की लंबाई कितनी है? 34 किलोमीटर। अलवर से NH8 निकलता है, लंबाई है 35 किलोमीटर। NH8 की कुल लंबाई है 677 किलोमीटर। और दोस्तों जयपुर में सर्वाधिक NH8 की लंबाई है 207 और न्यूनतम है साहब आपके दोस्तों डूंगरपुर में 34 किलोमीटर। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि अगर हम रेलवे की बात करें तो साहब आपके जो अलवर है ना, ये उत्तर पश्चिमी रेलवे मार्ग पर स्थित है। कौन से मार्ग पर है? उत्तर पश्चिमी रेलवे मार्ग पर स्थित है। और दोस्तों जो दिल्ली हरियाणा वाला रेलवे मार्ग है दोस्तों, जो दिल्ली अहमदाबाद वाला जो रेल मार्ग है उसके साथ बीच में आपके अलवर आता है। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे मार्ग में आता है और दिल्ली अहमदाबाद का जो रूट है साहब आपके उसमें अलवर जिला आता है। एकदम क्लियर दोस्तों। यहाँ तक कि साहब आपकी कोई बात हो तो पूछ लीजिए आप। नहीं है? ठीक। फिर बात आती है कि अलवर जिले की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? क्लियर। फिर बात आती है कि साहब अलवर जिले की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? ठीक। तब देखना दोस्तों, फिर बात आती है कि जो अलवर है, इस अलवर जिले की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? ठीक। सब समझो दोस्तों, जो अलवर है यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आप क्या बताओगे कि साहब अलवर में एक तो है साबी नदी। क्लियर दोस्तों। एक है रूपारेल नदी। क्लियर दोस्तों। एक है साहब आपके अलवर में सोता नदी। ठीक दोस्तों। एक है अलवर में चूहड़ नदी।
ठीक। और दोस्तों एक है अलवर में सिंध नदी, क्लियर दोस्तों। और साहब आपके ये सभी बरसाती नदियां हैं, एकदम क्लियर दोस्तों। साभी, रूपारेल, सोता, चूहड़ और सिंध, ये सब आपके अलवर जिले की प्रमुख नदियां हैं। समझ जाओगे क्या साहब, आपके पूछा जाएगा कि अलवर जिले की साहब प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो साहब आप क्या बताओगे, साभी नदी दोस्तों, इसके अलावा रूपारेल, सोता, चूहड़ और सिंध साहब आपके ये अलवर जिले की साहब सबसे प्रमुख नदियां हैं, एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि साहब आपके जो साभी नदी है दोस्तों, फिर बात आती है कि जो साभी नदी है ये साहब आपके, साहब समझना दोस्तों, जो साभी है ना ये अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। समझना दोस्तों, जो साभी नदी है ये अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है, पहली बात। ठीक दोस्तों, जो साभी नदी है ना इसकी कुल लंबाई है 120 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, जो साभी नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है, 120 किलोमीटर। फिर बात आती है कि जो साभी नदी है इस साभी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। पूछा जाए कि जो साभी नदी है ना इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो आप क्या बताओगे कि जो साभी नदी है इसका उद्गम होता है सेवर की पहाड़ी से। ठीक, और पूछा जाए कि सेवर की पहाड़ी कहाँ आती है, जयपुर में। ठीक, फिर बात आती है कि जो साभी नदी है ना इस साहब आपको जो साभी नदी है इसका साहब आपके समापन कहाँ होता है, गुड़गांव में। कहाँ होता है, गुड़गांव में। और दोस्तों साहब आपके ये गुड़गांव में किस नदी पर मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। समझ जाओगे क्या, जो साभी नदी है साहब आपके ये अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है, लंबाई है 120 किलोमीटर और साहब आपके उद्गम होता है सेवर गांव की पहाड़ी, जयपुर से साहब समापन होता है दोस्तों इसका गुड़गांव हरियाणा में। एकदम क्लियर दोस्तों, यहाँ तक अगर साहब आपके कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक दोस्तों, फिर बात आती है साहब आपके जो दोस्तों फिर बात आती है कि दोस्तों कि अलवर जिले की दूसरी प्रमुख नदी कौन सी होगी। पूछा जाएगा कि जो अलवर है इसकी साहब आपकी दूसरी प्रमुख नदी कौन सी होगी, तो आप क्या बताओगे कि जो अलवर है ना इस अलवर की साहब आपकी जो दूसरी प्रमुख नदी होगी उसका नाम होगा रूपारेल नदी। जो अलवर है इसकी सब आपके दूसरी प्रमुख नदी कौन सी होगी, रूपारेल नदी। ठीक, फिर बात आती है कि जो रूपारेल नदी है इस रूपारेल नदी की लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताओगे कि रूपारेल नदी की लंबाई है 104 किलोमीटर। कितनी है, 104 किलोमीटर। ठीक, बात आती है कि जो रूपारेल नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। पूछा जाएगा कि जो रूपारेल नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो आप क्या बताओगे, उदयनाथ की पहाड़ी से। ठीक दोस्तों, पूछा जाएगा कि रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उदयनाथ की पहाड़ी से। अच्छा दोस्तों, जो उदयनाथ की पहाड़ी है ये सब आपके कहाँ आती है, थानागाजी में। कहाँ आती है, थानागाजी में। ठीक, अच्छा सब किस गांव में आती है, टोडी गांव में। सब आपके किस गांव में आती है, टोडी गांव में आती है। ठीक दोस्तों, सब आपके जो रूपारेल नदी है ना साहब इसे कहा जाता है भरतपुर की जीवन रेखा। क्लियर दोस्तों, इसे कहा जाता है भरतपुर की जीवन रेखा। तब समझ दोस्तों जो रूपारेल नदी है दोस्तों साहब आपके इसे कहा जाता है अलवर जिले की जीवन रेखा। दोस्तों भरतपुर दोस्तों हम तो अलवर पढ़ रहे हैं, तो समझना दोस्तों जो रूपारेल नदी है साहब आपके इसे कहा जाता है अलवर की जीवन रेखा। अलवर और भरतपुर दोस्तों हम दोनों लिख देते हैं। क्लियर दोस्तों, जो रूपारेल नदी है ना इसे अलवर और भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। एकदम क्लियर दोस्तों, जो सब आपकी रूपारेल नदी है इसे कहा जाता है अलवर और भरतपुर की जीवन रेखा। अलवर का भी नाम आता है, भरतपुर का भी नाम आता है, तब आपके इसे कहा जाता है। ठीक, फिर बात आती है कि साहब आपके जो रूपारेल नदी है इस रूपारेल नदी पर एक बांध बनाया गया है। दोस्तों जो रूपारेल नदी है ना इस रूपारेल नदी पर एक बांध बनाया गया है और उस बांध का नाम है मोती झील बांध। क्लियर दोस्तों, रूपारेल नदी पर एक बांध बनाया गया है मोती झील बांध और साहब आपके ये भरतपुर जिले में है। ठीक, और पूछा जाएगा कि इस बांध का निर्माण किसने कराया था, सूरजमल जाट ने। किसने कराया था दोस्तों, सूरजमल जाट ने। ठीक, और दोस्तों साहब पूछा जाए कि जो रूपारेल नदी है साहब इसका समापन कहाँ होता है। पूछा जाए कि रूपारेल नदी का समापन कहाँ होता है, तो आप क्या बताओगे, फतेहपुर सीकरी में। क्लियर दोस्तों, सब आपके ये सब जो सब समापन है वो कहाँ होता है, फतेहपुर सीकरी में सब होता है। एकदम क्लियर दोस्तों, समझ जाओगे, ये भी सब यमुना में जाकर मिल जाती है। तो
अलवर ज़िले में साहब आपके साबी, रूपारेल, सोता, चूहड़, सिंध ये नदियां हैं, लेकिन साहब आपके जो प्रमुख नदी था आपके वो कौन सी दोस्तों? यहाँ अगर साहब प्रमुख नदी की बात करें तो साहब वो कौन सी होगी दोस्तों? रूपारेल और साबी, ये साहब आपके दो प्रमुख नदियां होगी। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो अलवर ज़िला है दोस्तों, फिर बात आती है कि जो अलवर ज़िला है यहाँ वन क्षेत्र कितना है? पूछा जाएगा दोस्तों कि जो अलवर ज़िला है यहाँ वन क्षेत्र कितना है। क्लियर दोस्तों, सब समझना कि अलवर ज़िले में वन क्षेत्र कितना है। दोस्तों ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक, पूछ लिया जाए कि अलवर ज़िले में वन क्षेत्र कितना है, तो दोस्तों देखना अलवर में 1809, क्लियर दोस्तों, देखना अलवर में 1809.2 किलोमीटर पर साहब आपके दोस्तों अलवर में 1809.2 वर्ग किलोमीटर में वन फैले हुए हैं। क्लियर, जो कि समझो दोस्तों, जो कि अलवर के संपूर्ण क्षेत्र का 21.454% है। क्लियर दोस्तों, जो कि अलवर के संपूर्ण क्षेत्र का कितना है? 21.54%, अर्थात अलवर में 21.54% क्षेत्र पर वन फैले हुए हैं। अलवर के कुल क्षेत्रफल में से 1809.2 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कि अलवर के कुल क्षेत्रफल का 21.54% है। अगर दोस्तों बात आती है कि अलवर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बात आती है कि अलवर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो साहब आपके ध्यान रखना जो अलवर है ना ये मैदानी भाग में आता है। और दोस्तों ध्यान रखना मैदानी भाग की प्रमुख मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। समझ दोस्तों, मैदानी भाग में प्रमुख मिट्टी साहब कौन सी हो? साहब आपके जलोढ़ मिट्टी होगी। समझ जाओगे क्या? जो मैदानी भाग होगा इस मैदानी भाग के साथ प्रमुख मिट्टी कौन सी होगी? जलोढ़ मिट्टी होगी। एकदम क्लियर दोस्तों, ठीक। फिर बात आती है कि साहब आपके अलवर ज़िले में कौन कौन से प्रमुख जलाशय हैं। ठीक, बात आती है कि जो अलवर है यहाँ प्रमुख जलाशय कौन कौन से हैं। ठीक दोस्तों, जो अलवर है यहाँ प्रमुख जलाशय कौन कौन से हैं। तो अगर दोस्तों हम अलवर के जलाशयों की बात करते हैं तो साहब आपके यहाँ तो एक तो है जयसमंद, साहब एक तो क्या है यहाँ जयसमंद। दोस्तों साहब आपके एक यहाँ है सिलीसेड झील, दोस्तों एक तो यहाँ जयसमंद है और साहब आपके यहाँ एक है सिलीसेड झील। क्लियर दोस्तों, और साहब आपके इसे कहा जाता है राजस्थान का नंदन कानन। दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन। क्या कहा जाता है दोस्तों? नंदन कानन कहा जाता है। दोस्तों यहाँ एक बांध है और उस बांध का नाम है तिजारा बांध। दोस्तों यहाँ एक बांध है और बांध का नाम क्या है? तिजारा बांध। तो तब आपके अलवर में जयसमंद है, सब आपके सिलीसेड झील है, सब आपके इसके अलावा यहाँ तिजारा बांध है। एकदम क्लियर दोस्तों। इसके अलावा साहब आपके यहाँ कुछ बांध और हैं दोस्तों, यहाँ कुछ बांध और हैं। ठीक, और साहब आपके अगर उन बांधों की बात करें तो साहब समझना यहाँ एक बांध है उसका नाम है मंगल सागर बांध। ठीक दोस्तों, यहाँ एक साहब आपके जलाशय है नाम है मंगल सागर। ठीक जलाशय। दोस्तों साहब आपके यहाँ एक बांध है उसका नाम है हंस सरोवर। एकदम क्लियर, यहाँ मंगल सागर है, हंस सरोवर है। दोस्तों साहब आपके यहाँ जेसर भी है। एकदम क्लियर, जेसर जलाशय भी है। एकदम क्लियर। दोस्तों आपके यहाँ एक साहब आपके बांध और है उसका नाम है ट्रेगिग बांध। दोस्तों साहब आपके यहाँ एक बांध है और साहब आपके उसका नाम है ट्रेनिंग सागर बांध, ट्रेनिंग सागर जलाशय। एकदम क्लियर दोस्तों, ये अलवर जिले के प्रमुख जलाशय हैं। समझ जाओगे, जयसमंद, सिलीसेड, तिजारा, मंगलसर, जेसर, हंस सरोवर। क्लियर दोस्तों। इसके अलावा आपके दोस्तों यहाँ ट्रेनिंग बांध है। एकदम क्लियर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ एक दो बांध और हैं। ठीक दोस्तों, एक बांध का नाम है हरसोरा बांध, एक बांध का नाम है हरसोरा बांध। ठीक दोस्तों, सब आपके दोस्तों यहाँ एक विजय सागर भी है। ठीक, हरसोरा भी है, विजय सागर भी है। दोस्तों आपके इसके अलावा दोस्तों यहाँ एक बांध और है। दोस्तों यहाँ एक बांध और है और साहब उसका नाम है जय सागर। क्या नाम है? जय सागर। तो दोस्तों ये सभी अलवर जिले के प्रमुख जलाशय हैं। ठीक दोस्तों, एक बार दोस्तों हम दोबारा चर्चा करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, अलवर की भौगोलिक स्थिति पूर्वी राजस्थान में आता है। स्थलाकृति मैदानी भाग में नियमित चतुर्भुज का आकार है, अक्षांश देशांतर है, दशीय वृद्धि दर 22.8% है। और दोस्तों सड़क परिवहन और रेल परिवहन यहाँ के प्रमुख सड़क मार्ग हैं।
नदियाँ साबी, रूपारेल, सोता, चूहड़, सिंध हैं। और दोस्तों नदी सबसे बड़ी है साबी, लंबाई है 120 किलोमीटर, उद्गम है सेवर की पहाड़ियों से, समापन गुड़गांव में। रूपारेल के बारे में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। ठीक, एकदम क्लियर दोस्तों। अब हम चर्चा करते हैं अलवर चित्रशैली की। ठीक, यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है। क्लियर, जब हम राजस्थान चित्रशैली पढ़ेंगे ना तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ बता देता हूँ अलवर चित्रशैली की। ठीक, सबसे पहले दोस्तों बात आती है कि जो अलवर चित्रशैली है, इस अलवर चित्रशैली का आरंभ कब हुआ। बात आती है कि जो अलवर चित्रशैली है, इस अलवर चित्रशैली का आरंभ कब हुआ। तो आप क्या बताओगे कि जो अलवर चित्रशैली है इसका आरंभ हुआ था प्रताप सिंह के समय। ठीक, जो अलवर चित्रशैली है इसका आरंभ कब हुआ था, प्रताप सिंह के समय। फिर बात आती है कि अलवर चित्रशैली का वास्तविक आरंभ कब हुआ। अलवर चित्रशैली का वास्तविक मतलब नियमित रूप से आरंभ कब हुआ। तो आप क्या बताओगे कि अलवर चित्रशैली का नियमित रूप से आरंभ हुआ बख्तावर सिंह के समय। जो अलवर चित्रशैली है इसका सब आपके जो नियमित रूप से आरंभ हुआ वो कब हुआ, बख्तावर सिंह के समय। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, तीसरी बात आती है कि जो अलवर चित्रशैली है, इस अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। बात आती है कि जो अलवर चित्रशैली है, इस अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। तो आप क्या बताओगे, विनय सिंह के शासनकाल को। ठीक, पूछा जाएगा कि जो अलवर चित्रशैली है इसका शासनकाल किसे कहा, स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। तो विनय सिंह के शासन को, विनय सिंह के शासन को अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। तीन बातें क्लियर। अलवर चित्रशैली का आरंभ हुआ प्रताप सिंह के समय। क्लियर दोस्तों, अलवर चित्रशैली तब आपके वास्तविक आरंभ हुआ बख्तावर सिंह के समय। और दोस्तों तब आपके जो अलवर चित्रशैली है दोस्तों इसका स्वर्णकाल क्लियर तब आपके विनय सिंह का शासनकाल। एकदम क्लियर, तीन बातें। फिर बात आती है कि जो अलवर चित्रशैली है, बात आती है कि जो अलवर चित्रशैली है, इस अलवर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है। ठीक दोस्तों, जो अलवर चित्रशैली है इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन है। दोस्तों चित्रकारों को लेकर सबसे कठिन क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको नियमित रूप से याद होंगे तो ही आप आंसर लगा सकते हो। तो दोस्तों अलवर चित्र साहब आपके जो चित्रकार हैं ना, उनमें साहब आपके एक का नाम है बलदेव, दोस्तों एक का नाम है गुलाम अली। क्लियर दोस्तों, एक का नाम है बलदेव, एक का नाम है गुलाम अली, एक का नाम है जमुना दास। क्लियर, बलदेव, गुलाम अली, जमुना दास, नंददास। ठीक, नंददास, छोटे लाल। ठीक, बलदेव, गुलाम अली, जमुना दास, छोटे लाल, नंददास। दोस्तों ये आज साहब आपके अलवर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। एकदम क्लियर दोस्तों, समझ जाओगे क्या। अलवर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार बलदेव, क्लियर दोस्तों, गुलाम अली, जमुना दास, नंददास, छोटे लाल। दोस्तों अगर एक नाम और लिखना चाहो तो लिख लीजिए सालिग्राम। क्लियर, क्या नाम होगा, सालिग्राम। ठीक, ये तो सब आपके अलवर चित्रशैली का मैंने एक खाका तैयार किया है कि अलवर चित्रशैली का आरंभ हुआ प्रताप सिंह के समय, वास्तविक आरंभ हुआ बख्तावर सिंह के समय, स्वर्णकाल था विनय सिंह का शासनकाल, बलदेव, गुलाम अली, जमुनादास, नंददास, छोटे लाल, सालिग्राम ये प्रमुख चित्रकार थे। ठीक, फिर बात आती है कि अलवर चित्रशैली की विशेषता क्या है। पूछा जाएगा कि जो अलवर चित्रशैली है इसकी विशेषता क्या है। एकदम क्लियर। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो अलवर चित्रशैली है ना, अच्छा देखो यहाँ से तीन तरह से प्रश्न बनेंगे। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान की वह कौन सी चित्रशैली है जो यूरोपीय चित्रशैली से सर्वाधिक प्रभावित है। प्रश्न नंबर 1 क्या बनेगा, राजस्थान की वह कौन सी चित्रशैली है जो यूरोपीय चित्रशैली से सर्वाधिक प्रभावित है। तो आप क्या बताओगे, अलवर चित्रशैली। दोस्तों अलवर चित्रशैली एक ऐसी चित्रशैली है जो यूरोपीय चित्रशैली से, दोस्तों अलवर चित्रशैली एक ऐसी चित्रशैली है जो यूरोपीय चित्रशैली से सर्वाधिक प्रभावित है। समझ जाओगे क्या, अलवर चित्रशैली एक ऐसी चित्रशैली है जो यूरोपीय चित्रशैली से सर्वाधिक प्रभावित है। समझ जाओगे क्या। तो जो चित्रशैली यूरोपीय चित्रशैली से सर्वाधिक प्रभावित है वो कौन सी है, अलवर चित्रशैली। पहली बात क्लियर। ठीक, अच्छा दोस्तों दूसरी बात,
प्रश्न बनेगा कि निम्न में से वह कौन सी चित्रशैली है जिसमें कामुकता को प्रधानता दी गई है, कामुकता को विशेष महत्व दिया गया है। एकदम क्लियर। तो आपका आंसर होगा अलवर चित्रशैली। एकदम क्लियर दोस्तों। अर्थात दोस्तों यहाँ कामुकता को प्रधानता दी गई है, कामुकता को महत्व दिया गया है। एकदम क्लियर। तो यूरोपीय चित्रशैली से प्रभावित है अलवर चित्रशैली, कामुकता को महत्व दिया गया है अलवर चित्रशैली में। और पूछा जाएगा कि वह कौन सी चित्रशैली है जहां गणिकाओं के चित्र प्रमुखता से बनाए जाते हैं। क्लियर। वह कौन सी चित्रशैली है जहां गणिकाओं के चित्र प्रमुखता से बनाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, अलवर चित्रशैली। एकदम क्लियर। निम्न में से वह कौन सी चित्रशैली है जहां गणिकाओं के चित्र प्रमुखता से बनाए जाते हैं, अलवर चित्रशैली में। समझ जाओगे क्या। अलवर चित्रशैली के साथ आपके विशेषताओं की बात करते हैं तो पहली विशेषता कि प्रताप सिंह के समय आरंभ हुई, वास्तविक आरंभ हुआ बख्तावर सिंह के समय, स्वर्ण काल कहलाता है विनय सिंह का शासनकाल। बलदेव, गुलाम अली, जमुनादास, नंददास, छोटे लाल और सालिग्राम प्रमुख चित्रकार थे। यूरोपीय चित्रशैली से प्रभावित है अलवर चित्रशैली। कामुकता को विशेष रूप से महत्व दिया गया है अलवर चित्रशैली में। गणिकाओं या वेश्याओं को सब आपके सर्वाधिक चित्र बनते हैं अलवर चित्रशैली में। ये 3 बात दोस्तों आपको अच्छी तरह याद रखनी है। दोस्तों साहब यहाँ से एक ना क्वेश्चन साहब आपके हमेशा बनता है दोस्तों। जब साहब आपके अलवर चित्रशैली से कोई क्वेश्चन बनेगा तो या तो दोस्तों वो कामुकता से पूछते हैं या गणिकाओं के या फिर यूरोपीय चित्रशैली से पूछते हैं। एकदम क्लियर, पहली बात। फिर दोस्तों बात आती है कि जो अलवर है ना, यहाँ अलवर का प्रमुख लोक नाट्य कौन सा है। पूछा जाएगा कि जो अलवर है, इस अलवर क्षेत्र का प्रमुख लोक नाट्य कौन सा है। क्लियर दोस्तों। पूछा जाएगा कि जो अलवर है यहाँ का सब आपके प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है। तो आप क्या बताओगे कि जो अलवर है ना, यहाँ का प्रमुख लोकनाट्य है अली बख्शी ख्याल। ठीक। पूछा जाए कि जो अलवर है, इस अलवर का प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है, अली बख्शी ख्याल। समझ जाओगे अलवर का प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है, अली बख्शी ख्याल। एकदम क्लियर, पहली बात। फिर बात आती है कि साहब आपके जो अली बख्शी ख्याल है, इसके जनक कौन है। पूछा जाएगा कि जो अली बख्शी ख्याल है, इसके जनक कौन है, अली बख्श। क्लियर। पूछा जाएगा कि जो अली बख्शी ख्याल है, इसके जनक कौन है, अली बख्श। एकदम क्लियर, समझोगे दोस्तों। जो अली बख्श है, ये सब आपके अली बख्शी ख्याल के जनक माने जाते हैं। ठीक। अच्छा, पूछा जाए कि अलवर में अली बख्शी ख्याल का प्रमुख केंद्र कौन सा है। पूछा जाए कि अलवर में अली बख्शी ख्याल का प्रमुख केंद्र कौन सा है। क्लियर। तो आप क्या बताओगे कि अलवर में साहब आपके मुंडावर ठिकाना, अलवर में मुंडावर ठिकाना साहब आपके अली बख्शी ख्याल का प्रमुख केंद्र है। समझ जाओगे क्या, अलवर में मुंडावर ठिकाना अली बख्शी ख्याल का प्रमुख केंद्र है। एकदम क्लियर, 2 बातें। फिर दोस्तों बात आती है कि अलवर जिले में साहब आपके कौन सा नृत्य प्रमुखता से किया जाता है। क्लियर दोस्तों, अलवर जिले में कौन सा नृत्य प्रमुखता से किया जाता है। तो दोस्तों देखना, अलवर और भरतपुर दोनों का बता रहा हूँ, अलवर और भरतपुर, इन दोनों का सब आपके जो प्रमुख नृत्य हैं वो बम नृत्य हैं। समझ जाओगे ना। अलवर और भरतपुर का सब प्रमुख नृत्य कौन सा है, बम नृत्य है। और सब आपके साथ ये नृत्य नई फसल के आने की खुशी में किया जाता है। ठीक दोस्तों, ये जो बम नृत्य है ये नई फसल के आने की खुशी में किया जाता है। एकदम क्लियर दोस्तों, समझ जाओगे ना। जब नई फसल आती है तब आपके जब ये नृत्य किया जाता है। क्लियर, पहली बात। ठीक। और दोस्तों ना, जो बम नृत्य है ना, ये सब आपके मेवात क्षेत्र का, मेवात मतलब अलवर और भरतपुर क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। क्षेत्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है क्योंकि क्षेत्र विशेष में किया जाता है, इसलिए साहब आपके क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय नृत्य कहलाएगा। एकदम क्लियर दोस्तों। फिर बात आती है कि जो अलवर है, इस अलवर में साहब आपके कौन सी हवेली ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अगर हवेलियों की बात करें तो साहब कभी कभी हवेलियों से, छत्रियों से एक आध क्वेश्चन बन जाता है। ठीक। तो दोस्तों अगर हम हवेली की बात करें कि साहब आपके अलवर जिले की प्रमुख हवेली कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ 2 हवेलियों को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक तो यहाँ इटराना की हवेली है। दोस्तों एक तो यहाँ इटराना की हवेली है। क्लियर। कभी कभी अगर प्रश्न आ जाए तो हमें ध्यान होना चाहिए। और दोस्तों आपके एक यहाँ खानजादा की हवेली है।
क्लियर। तो इटराना की हवेली और खानजादा की जो हवेली है सब आपके वो कहाँ है, आपके अलवर में। क्लियर दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते चलिए, मैं बार बार आपके बीच में से हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। इटराना की हवेली और खानजादा की साहब हवेली यहाँ की प्रमुख हवेली है, एकदम क्लियर। फिर दोस्तों क्षत्रियों से भी तो एक क्वेश्चन बनता होता है। क्लियर, क्षत्रियों से तो आपके एक क्वेश्चन बनता है। तो साहब आपके पूछा जाता है कि मौसी महारानी की छत्री कहाँ है। पूछा जाता है कि मौसी महारानी की छत्री कहाँ है। ठीक, अगर पूछ लिया जाए कि मौसी महारानी छत्री कहाँ है तो अलवर जिले में है। कहाँ है, अलवर जिले में। इस छत्री का साहब आपके निर्माण कब हुआ था, 1815 में। पूछा जाए कि इस छत्री का निर्माण किसने कराया था, विनय सिंह ने। पूछा जाएगा कि इस छत्री का निर्माण किसने कराया था, विनय सिंह ने। और दोस्तों इसे कहा जाता है 80 खंभों की छत्री। क्लियर, कितने खंभों की है, 80 खंभों की छत्री है, एकदम क्लियर। दोस्तों ये 2 मंजिला छत्री है। दोस्तों ये 2 मंजिला छत्री है, ध्यान रखना। ठीक, मौसी महारानी छत्री अलवर में है, 1815 में विनय सिंह ने बनाई थी, 80 खंभों की है और 2 मंजिला है। ठीक, अब दोस्तों इसकी जो प्रथम मंजिल है, दोस्तों इसकी जो प्रथम मंजिल है ना दोस्तों, वो तो लाल पत्थर से निर्मित है। इसकी जो प्रथम मंजिल है वो तो लाल पत्थर से निर्मित है। दोस्तों ध्यान रखना, कभी कभी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और दोस्तों इसकी जो दूसरी मंजिल है, क्लियर, इसकी दोस्तों जो दूसरी मंजिल है वो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। समझ जाओगे ना, इसकी जो पहली मंजिल है वो तो लाल पत्थर से है और दोस्तों जो दूसरी मंजिल है वो सफ़ेद संगमरमर से है। समझ जाओगे क्या दोस्तों। लोक नाट्य है अली बख्शी ख्याल, जनक है अली बख्श मंडावर ठिकाना। नृत्य की बात करें तो बम नृत्य है, नई फसल के आने की खुशी में किया जाता है, अलवर और भरतपुर में किया जाता है, एकदम क्लियर। फिर तो आपके दोस्तों बात आती है कि छत्री का दोस्तों हवेली की बात आती है तो इटराना की हवेली है और दोस्तों आपके खानजादे की हवेली है। मौसी महारानी की छत्री अलवर में है, विनय सिंह ने 1815 में बनाई थी, 80 खंभों की है, 2 मंजिला है। पहली मंजिल साहब आपके लाल पत्थर से निर्मित, दूसरी मंजिल आपके सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। ये दोस्तों आप अच्छी तरह याद रखना, एकदम क्लियर। चलो आगे। फिर बात आती है कि दोस्तों बात आती है कि साहब आपके सफ़ेद संगमरमर से अच्छा लाल पत्थर से निर्मित क्यों हैं, क्योंकि साहब आपके जो पूर्वी राजस्थान है, धौलपुर है, दौसा है, अलवर है, दोस्तों इस क्षेत्र में लाल पत्थर बहुत ज़्यादा पाया जाता था। इसलिए पूर्वी राजस्थान में जो अधिकांश स्मारक है वो लाल पत्थर से निर्मित होते थे, ऐसा माना जाता है, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि अलवर जिले की प्रमुख मस्जिद कौन सी है। बात आती है कि अलवर जिले की प्रमुख मस्जिद कौन सी है। तो दोस्तों अलवर में 2 मस्जिद बहुत प्रसिद्ध है। एक का नाम है लाल मस्जिद, लाल पत्थर से बनी हुई इसलिए लाल मस्जिद। ठीक, और दोस्तों एक मस्जिद का नाम है आलम शाह की मस्जिद। एक तो है लाल मस्जिद और एक है आलम शाह की मस्जिद, एकदम क्लियर। लाल मस्जिद और आलम शाह की मस्जिद ये अलवर जिले की प्रमुख मस्जिद है, एकदम क्लियर। दोस्तों आप साथ साथ चाहे तो कॉपी में लिख भी सकते हैं या फिर साहब आपके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि दोस्तों आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, एकदम क्लियर दोस्तों। लाल मस्जिद और साहब आपके दोस्तों आलम शाह के साहब मस्जिद दोस्तों यहाँ की प्रमुख मस्जिद हैं, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि अलवर जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। क्लियर, बात आती है कि साहब आपके अलवर जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। ठीक, अब दोस्तों हम मंदिरों की बात करते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं अलवर जिले के प्रमुख मंदिरों की। ठीक, अब दोस्तों अगर मंदिर की बात करते हैं तो पहला मंदिर होगा दोस्तों भृतहरि का मंदिर। दोस्तों जो पहला मंदिर होगा ना वो होगा भृतहरि मंदिर, एकदम क्लियर। तब आपके किसका मंदिर होगा, भृतहरि का मंदिर होगा। क्लियर साहब, कहाँ आता है ये, अलवर में है। ठीक दोस्तों, पूछा जाता है कि साहब भृतहरि कौन थे, तो आप क्या बताओगे कि जो भृतहरि है ना ये उज्जैन के शासक थे। ठीक दोस्तों, पूछा जाए कि भृतहरि कौन थे तो साहब आपके राजा भृतहरि उज्जैन के शासक थे। दोस्तों ध्यान रखना। ठीक, उज्जैन की बात करें तो दोस्तों जो उज्जैन है इस उज्जैन को कहा जाता है अवंती। क्या कहा जाता है, अवंती। इस उज्जैन का एक नाम है महिष्मती। उज्जैन का एक नाम है अवंती और एक नाम है महिष्मती, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक, अच्छा दोस्तों ध्यान रखना। दोस्तों साहब आपके जो भृतहरि मंदिर है ना साहब आपके यहाँ मेला भरता है। क्लियर, यहाँ भरता है मेला।
दोस्तों 2 बार मेला भरता है। दोस्तों एक बार तो यहाँ मेला भरता है भाद्रपद माह में, ठीक दोस्तों, यहाँ एक बार तो मेला भरता है भाद्रपद माह में और एक बार मेला भरता है वैशाख माह में। तो भाद्रपद माह और वैशाख माह में यहाँ मेला भरता है, ठीक। और दोस्तों जो भर्तृहरि मंदिर है ना, इसे कहा जाता है कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल। एकदम क्लियर, यह सब आपके इसे कहा जाता है कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल। किसे कहा जाता है दोस्तों? भर्तृहरि मंदिर को। क्लियर, जो भर्तृहरि मंदिर है ये सब आपके अलवर जिले में है। भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे और सब आपके उज्जैन का नाम है अवंती महिष्मती उज्जैनी, ठीक। दोस्तों भर्तृहरि का मेला 2 बार बढ़ता है, एक तो वैशाख माह में और एक भाद्रपद माह में, और सब आपके इसे कहा जाता है दोस्तों आपके कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल, ठीक। अब दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पांडवों के द्वारा अज्ञातवास का समय मत्स्य जनपद में बिताया गया था। पांडवों के द्वारा अज्ञातवास का जो समय है ना, वो कहाँ बिताया गया था? मत्स्य जनपद में। और मत्स्य जनपद में अलवर वाला क्षेत्र भी आता था। तो जब पांडवों ने अज्ञातवास बिताया तो तब आपके वो अलवर क्षेत्र में भी आए, ठीक। और दोस्तों पांडवों के द्वारा अलवर क्षेत्र में हनुमान जी का एक मंदिर बनाया गया और उसका नाम था पांडुपोल मंदिर। एकदम क्लियर दोस्तों, पांडवों के द्वारा अलवर क्षेत्र में एक मंदिर बनाया गया, हनुमान जी का नाम था पांडुपोल मंदिर। एकदम क्लियर। दोस्तों इस मंदिर के साथ आपकी जो कथा है ना, वो भीम और हनुमान जी से जुड़ी हुई है। जब कभी दोस्तों हम कला संस्कृति पर चर्चा करेंगे तो उस कथा पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ की जो विशेष बात आपको याद रखनी है कि पूछा जाए कि लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, ठीक, पूछा जाए कि लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? अलवर में है, पांडुपोल में। क्लियर, लेटे हुए हनुमान जी का जो मंदिर है वो पांडुपोल अलवर में है और पांडवों के द्वारा बनाया गया था। एकदम क्लियर है दोस्तों, ठीक। फिर दोस्तों बात आती है कि साहब इसके अलावा अलवर में और कौन सा मंदिर है। क्लियर, बात आती है कि साहब इसके अलावा अलवर में और कौन सा मंदिर है, तो साहब आपके अलवर में एक मंदिर और है और उस मंदिर का नाम है नीलकंठ मंदिर, ठीक दोस्तों। इसके अलावा अलवर में एक मंदिर और है और उसका नाम है नीलकंठ मंदिर, ठीक। पूछा जाए कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, पूछा जाए कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे कि इस मंदिर का निर्माण अजय राज ने करवाया था। किसने कराया था? अजय राज ने। और पूछा जाए कि अजय राज किस वंश का शासक था, पूछा जाए कि अजय राज किस वंश का शासक था, तो आप क्या बताओगे कि अजय राज बड़ गुर्जर वंश का शासक था। एकदम क्लियर, किस वंश का शासक था दोस्तों? बड़ गुर्जर वंश का शासक था। और पूछा जाए कि जो नीलकंठ मंदिर है इसकी विशेषता क्या है, तो आप क्या बताओगे कि सब आपके इस मंदिर में नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा है, ठीक। इस मंदिर में नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा है दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ, ठीक। नृत्य करते हुए जो गणेश जी की प्रतिमा है सब वो कहाँ है? आपके नीलकंठ मंदिर में। समझ जाओगे क्या? नीलकंठ मंदिर अलवर जिले में है, ठीक। और दोस्तों अब आपके यहाँ नृत्य करते हुए गणेश जी, निर्माता था आपके अजय राज था, ठीक। अच्छा दोस्तों फिर ये दोस्तों यहाँ एक मंदिर और है, शिव मंदिर दोस्तों है, और दोस्तों उस मंदिर का नाम है सोमनाथ मंदिर, ठीक दोस्तों। यहाँ एक मंदिर और है और मंदिर का नाम है सोमनाथ मंदिर, ठीक। और दोस्तों पूछा जाए कि ये दोस्तों जो मंदिर है ना, ये कहाँ है? भानगढ़ में। साहब कहाँ है? भानगढ़ में। और दोस्तों भानगढ़ है ना, इसे कहा जाता है खंडरों का नगर। दोस्तों जो भानगढ़ है ना, इसे कहा जाता है खंडरों का नगर, ठीक। और दोस्तों पूछा जाए कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे कि इस मंदिर का निर्माण कराया था माधव सिंह प्रथम ने। क्लियर, पूछा जाए कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे? माधव सिंह प्रथम ने कराया था, ठीक। और दोस्तों ये वही माधव सिंह हैं दोस्तों, ये वही माधव सिंह हैं जिसने सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों को पराजित किया था। समझोगे दोस्तों, ये वही माधव सिंह है जिसने सर्वप्रथम मराठों को राजस्थान में पराजित किया था, ठीक दोस्तों। इसी के द्वारा सर्वप्रथम मराठों को सब आपके राजस्थान में पराजित किया गया था। क्लियर, समझ जाओगे दोस्तों, ये वही माधव सिंह है जिसने सबसे पहले मराठों को पराजित किया। और पूछा जाए कि किस युद्ध में पराजित किया, तो युद्ध का नाम था काकोड़ का युद्ध।
क्लियर। पूछा जाए कि किस युद्ध में पराजित किया, तो आप क्या बताओगे, काकोड़ के युद्ध में पराजित किया। एकदम क्लियर। अच्छा, पूछा जाए कि किसको पराजित किया, महादजी सिंधिया को पराजित किया। क्लियर। पूछा जाए कि किसको पराजित किया, महादजी सिंधिया को पराजित किया था इसके द्वारा। ठीक। दोस्तों ये वही माधो सिंह है जिसने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए, क्लियर दोस्तों, ये वही माधो सिंह है जिसने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए एक समान 9 महलों का निर्माण कराया था। एकदम क्लियर। ये वही माधो सिंह है जिसने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए एक समान 9 महलों का निर्माण कराया था। समझ जाओगे क्या, ये वही माधो सिंह है जिसने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए एक समान 9 महलों का निर्माण कराया था नाहरगढ़ दुर्ग में। जब हम जयपुर पढ़ेंगे तो नाहरगढ़ दुर्ग पर साहब आपके विशेष चर्चा करेंगे। एकदम क्लियर दोस्तों। फिर दोस्तों साहब आपके ध्यान रखना, यहाँ साहब आपके इसके अलावा कोई और मंदिर भी है क्या। एकदम क्लियर। तो साहब समझना, अलवर में एक मंदिर है दोस्तों, अलवर में एक मंदिर है और उसे कहा जाता है बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर। क्लियर। अलवर में एक मंदिर है और उसे कहा जाता है बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर। ठीक, बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर कहा जाता है। ठीक। अच्छा दोस्तों, पूछा जाए कि इस मंदिर की विशेषता क्या है, तो दोस्तों जिस प्रकार पूरी उड़ीसा में रथ यात्रा होती है, उसी प्रकार इस रथ यात्रा का आयोजन साहब कहाँ होता है दोस्तों, यहाँ होता है। पूरी उड़ीसा के समान ही सब आपके यहाँ भी रथ यात्रा का आयोजन होता है। समझ जाओगे क्या, पहली बार। ठीक। अच्छा दोस्तों, बूढ़े जगन्नाथ जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ केवल वर्ष में 5 बार ही दर्शन होते हैं। क्लियर दोस्तों, ये मंदिर केवल वर्ष में 5 बार ही खुलता है और 5 बार ही जनता को दर्शन के लिए बुलाया जाता है। तो साहब आपके वर्ष में केवल 5 बार साहब आपके यहाँ दर्शन होते हैं बूढ़े जगन्नाथ जी के। यह एक अच्छा प्रश्न है जो बनकर आ सकता है। समझ जाओगे क्या, यहाँ साहब आपके केवल वर्ष में 5 बार साहब आपके दर्शन होते हैं साहब किसके, जगन्नाथ जी के। एकदम क्लियर दोस्तों यहाँ तक तुम। ठीक। फिर बात आती है कि साहब आपके जो बूढ़े जगन्नाथ जी हैं दोस्तों, फिर बात आती है जो बूढ़े जगन्नाथ जी हैं कि साहब आपके इनके मेले का आयोजन कब होता है, या फिर साहब आपके रथ यात्रा कब निकाली जाती है। दोस्तों पूछा जाएगा कि बूढ़े जगन्नाथ जी का मेला कब मारा जाता है, तो आप क्या बताओगे, आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से लेकर त्रयोदशी तक, आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से लेकर त्रयोदशी तक साहब आपकी यहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है। एकदम समझ जाओ दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से लेकर साहब आपके त्रयोदशी साहब आपके साहब यहाँ साहब क्या होता है दोस्तों, मेले का आयोजन होता है या रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। एकदम क्लियर। चलो आगे दोस्तों। ठीक। फिर दोस्तों यहाँ एक मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, अलवर में एक मंदिर और है सब आपके जो बहुत प्रसिद्ध है, और दोस्तों उस मंदिर का नाम है नारायणी माता का मंदिर। एक दोस्तों यहाँ एक मंदिर और है और उसका नाम है नारायणी माता का मंदिर। ठीक दोस्तों, ये सब अलवर जिले के प्रमुख मंदिर हैं, नारायणी माता का मंदिर। ठीक। अच्छा, पूछा जाएगा कि जो नारायणी माता है ये सब आपके किसकी देवी है, नाइयों की देवी है। ठीक। पूछा जाएगा कि जो नारायणी माता है ये किसकी देवी है, नाइयों की देवी है। पूछा जाएगा कि जो नारायणी माता है इसके पुजारी कौन होते हैं। पूछा जाएगा कि जो नारायणी माता है इसके पुजारी कौन होते हैं, मीणा जाति के लोग होते हैं। पूछा जाए कि जो नारायणी माता है सब किसकी देवी है, दोस्तों नाइयों की देवी है, और साहब इसके पुजारी कौन होते हैं, मीणा जाति के लोग साहब आपके इसके पुजारी होते हैं। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो नारायणी माता का मंदिर है ये किस शैली में बनाया गया है। क्लियर दोस्तों, पूछा जाएगा कि जो नारायणी माता का मंदिर है ये किस शैली में बनाया गया है, तो आप क्या बताओगे कि जो ये मंदिर है ना ये प्रतिहार शैली में बनाया गया है। पूछा जाए कि जो ये मंदिर है ये किस शैली में बनाया गया है, प्रतिहार शैली में निर्मित किया गया है। समझ जाओगे कि जो नारायणी माता का मंदिर है ये प्रतिहार शैली में निर्मित किया गया है। ठीक। पूछा जाए कि जो नारायणी माता का मेला है वो कब भरता है, तो आप क्या बताओगे, वैशाख शुक्ल एकादशी को। ठीक। पूछा जाए कि नारायणी माता का मेला कब भरता है, तो आप क्या बताओगे, वैशाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला भरता है। एकदम क्लियर। वैशाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला भरता है। और पूछा जाए कि जो नारायणी माता है इन नारायणी माता का मूल नाम क्या था, करमेती देवी।
समझ जाओगे। पूछा जाए कि नारायणी माता का मूल नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे, करमेती देवी। समझ जाओगे, जो नारायणी माता है इनका सब आपके मूल नाम क्या था, करमेती देवी था। समझ जाओगे दोस्तों। ठीक, यहाँ तक तब आपके कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप, नहीं है ना। अच्छा दोस्तों, हाँ भरो हाँ। ठीक दोस्तों, अक्सर दोस्तों जब हम लाइव चैट करते हैं तो हाँ भरो हाँ दोस्तों मैं कहता हूँ केवल ताकि आप सक्रिय रूप से मेरे साथ जुड़े रहें, इसलिए हाँ भरो हाँ भरते रहा करो बीच बीच में। हाँ ठीक दोस्तों, तब आपके इसके अलावा अलवर में एक मंदिर है तिजारा का जैन मंदिर। ठीक, तिजारा के साहब आपके जो जैन मंदिर हैं सब आपके वो भी अलवर में बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक, तिजारा के जैन मंदिर। ठीक दोस्तों, आपके यहाँ धौलागढ़ के मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, अलवर में जो धौलागढ़ है सब आपके यहाँ के मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। और दोस्तों सब आपके अलवर में गंगा माता का मंदिर भी स्थित है। जो अलवर है यहाँ गंगा माता का मंदिर भी स्थित है दोस्तों। समझ जाओगे दोस्तों। तो सब आपके ये थे अलवर जिले के प्रमुख मंदिर, एक बार देख लो अच्छी तरह दोस्तों, समझना। भ्रतहरि का मंदिर देख लिया दोस्तों आपने, मेला भाद्रपद और विशाख माह में बढ़ता है, कनपटेनाथों का तीर्थ स्थल है, उज्जैन के शासक थे। ठीक, नीलकंठ मंदिर निर्माण करा था अजय राज ने, बड़गुजर वंश का था, और इस मंदिर में नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा है। सोमनाथ मंदिर भानगढ़ में है, भानगढ़ को खंडरों का नगर कहा जाता है। बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर दोस्तों आपने अच्छी तरह देख लिया है। नारायणी माता का मंदिर भी, और साहब आपके दोस्तों यहाँ तिजारा के जैन मंदिर हैं, धौलागढ़ के मंदिर हैं, और साहब आपके दोस्तों यहाँ गंगा माता का मंदिर भी स्थित है। एकदम क्लियर। फिर दोस्तों बात आती है कि अलवर जिले के प्रमुख संत कौन हुए। क्लियर दोस्तों, फिर बात आती है कि जो अलवर जिला है यहाँ के सब आपके प्रमुख संत कौन हुए। क्लियर, तो साहब समझना कि साहब आपके जो अलवर जिला है साहब आपके यहाँ के साहब आपके जो प्रमुख संत हुए ना दोस्तों, उनका नाम था चरणदास जी। एकदम क्लियर दोस्तों। समझ दोस्तों, मैं यही समझा देता हूँ आपको अच्छी तरह। ठीक, समझना। पूछा जाए कि अलवर जिले के प्रमुख संत कौन हुए, तो आप क्या बताओगे, चरणदास जी। एकदम क्लियर, ये सब आपके अलवर जिले के प्रमुख संत हुए। पहली बात पूछा जाएगा कि जो चरणदास जी हैं इनके पिता का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे कि चरणदास जी के पिता का नाम था मुरलीधर। ठीक, अच्छा दूसरी बात पूछ ली जाए कि चरणदास जी की माँ का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके इनकी माँ का नाम था दोस्तों आपके कुंजी देवी। क्लियर, इनकी जो माता है उनका नाम क्या था, कुंजी देवी। अच्छा फिर पूछा जाए कि जो चरणदास जी हैं इन चरणदास जी के गुरु का नाम क्या था। पूछा जाए कि जो चरणदास जी हैं चरणदास जी के गुरु का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे कि इनके गुरु का नाम था शुकदेव। क्या नाम था, शुकदेव। अच्छा पूछ लिया जाए कि जो चरणदास जी हैं इनका मूल नाम क्या था। पूछा जाए कि चरणदास जी हैं इनका मूल नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे कि इनका मूल नाम था रणजीत। समझ जाओगे क्या, जो चरणदास जी हैं इनका साहब आपके मूल नाम क्या था दोस्तों, आपके रणजीत। ठीक, फिर बात आती है कि अलवर में दोस्तों बात आती है कि अलवर में चरणदास जी का प्रमुख स्थान कौन सा है। पूछा जाएगा कि अलवर में चरणदास जी का प्रमुख स्थान कौन सा है, तो डेहरा ग्राम, ये अलवर में चरणदास जी का प्रमुख स्थान है। पूछा जाए कि साहब आपके साथ जो चरणदास जी हैं ये किस परिवार से थे, जैन परिवार से थे। क्लियर, कहाँ से थे, जैन परिवार से। पूछा जाए कि जो चरणदास जी हैं इनके साहब आपके पीठ कहाँ है, दिल्ली में। साहब आपके इनकी पीठ कहाँ है, पीठ मतलब केंद्र कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक दोस्तों, चरणदास जी एक ऐसे लोक संत हुए हैं जिनका जन्म तो राजस्थान में है लेकिन इनकी कर्मस्थली दिल्ली है। ठीक, देखो दोस्तों दो संत हैं, एक का तो नाम है चरणदास जी और एक का नाम है दादू दयाल जी। इन दोनों से प्रश्न क्या बनेंगे, राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसकी जन्मस्थली तो राजस्थान है किंतु कर्मस्थली दिल्ली है। तो दोस्तों क्या बताओगे, चरणदास जी। चरणदास जी के अधिकांश अनुयायी दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली में रहते हैं। इसी प्रकार भक्ति काल का वह कौन सा संत है जिसकी जन्मस्थली तो गुजरात और कर्मस्थली राजस्थान है, दादू दयाल जी। जयपुर पढ़ेंगे जब हम दादू दयाल जी पर विशेष चर्चा करेंगे, ये आपको मैं वादा करता हूँ। ठीक दोस्तों, यहाँ तक। फिर बात आती है कि साहब जो चरणदास जी हैं इन्होंने साहब आपके किसकी स्थापना की थी। पूछा जाएगा कि साहब जो चरणदास जी हैं इन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो आप क्या बताओगे कि साहब आपके इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। समझ जाओगे। पूछा जाएगा कि साहब इन्होंने किसकी स्थापना की थी, चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक, अच्छा पूछा जाएगा कि साहब जो चरणदास जी हैं या जो साहब चरणदासी संप्रदाय हैं इसमें कितने नियम होते हैं, तो साहब आपके
चरणदासी संप्रदाय में साहब आपके दोस्तों 42 नियम होते हैं। साहब आपके कितने नियम होते हैं? 42 नियम होते हैं। समझ जाओगे क्या? ठीक। फिर साहब आपकी बात आती है कि साहब जो चरणदास जी हैं इनकी 2 महिला अनुयायी बनी थी। साहब आपकी समझ जाओगे दोस्तों, इनकी 2 महिला अनुयायी बनी थी दोस्तों। ठीक। फिर साहब पूछा जाएगा कि साहब आपके इनकी 2 महिला अनुयायी कौन सी थी? ठीक, पूछा जाएगा कि इनकी 2 महिला अनुयायी कौन सी थी। पूछा जाएगा कि जो चरणदास जी हैं इनकी 2 महिला अनुयायी कौन सी थी? एकदम क्लियर। तो आप क्या बताओगे कि दोस्तों इनकी एक महिला अनुयायी का नाम था सहजोबाई। क्लियर दोस्तों, इनकी एक महिला अनुयायी का नाम था आपकी क्या था? सहजोबाई। और दोस्तों एक का नाम था दयाबाई। सहजोबाई और दयाबाई दोस्तों इनकी 2 महिला अनुयायी थी। समझ जाओगे क्या? इनकी 2 महिला अनुयायी तब आपके कौन कौन थी? सहजोबाई और दयाबाई। एकदम क्लियर। फिर बात आती है दोस्तों कि सहजोबाई की रचना कौन सी है। प्रश्न उठता है कि जो सहजोबाई है ना इसकी रचना कौन सी है? तो दोस्तों सहज प्रकाश इनकी प्रमुख रचना है। ठीक। और इनकी प्रमुख रचना का नाम है, एक का नाम है दयाबोध और एक का नाम है मल्लिका। ठीक, दयाबोध और मल्लिका दयाबाई की 2 प्रमुख रचनाएं हैं। समझ जाओगे क्या दोस्तों? चरणदास जी साहब आपके कहाँ के थे? साहब आपके जन्म हुआ साहब आपका इनका डेहरा ग्राम अलवर में। पिता का नाम मुरलीधर, माता का नाम कुंजी देवी, गुरु का नाम सुखदेव, मूल नाम रणजीत, स्थान डेहरा ग्राम, पीठ है दिल्ली में। भक्ति काल का एक ऐसा संत जिसका जन्म राजस्थान में और दोस्तों कर्मस्थली दिल्ली में है चरणदास जी, और एक ऐसा संत जिसकी जन्मस्थली गुजरात और कर्मस्थली राजस्थान दादू दयाल जी। ठीक दोस्तों, ये जैन परिवार से थे, ये ध्यान रखना। ठीक दोस्तों, इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, ये ध्यान रखना दोस्तों। इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, ये ध्यान रखना। और इस संप्रदाय के कुल 42 नियम है। सहजोबाई दयाबाई इनकी प्रमुख महिला अनुयायी थी दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक, चलो आगे दोस्तों। अब मैं दोस्तों अलवर जिले की कुछ ऐसी विशेषता बता रहा हूँ जिसके कारण साहब आपके अलवर राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है। ठीक ठीक तो ना दोस्तों अलवर में एक स्थान है ताल वृक्ष। साहब अलवर में साहब एक स्थान है ताल वृक्ष। और दोस्तों इस ताल वृक्ष को कहा जाता है मांडव्य ऋषि की तपोभूमि। समझो दोस्तों, जो अलवर में एक स्थान है ताल वृक्ष, और दोस्तों इस ताल वृक्ष को कहा जाता है मांडव्य ऋषि की तपोभूमि। समझ जाओगे क्या? अलवर में एक स्थान है ताल वृक्ष और दोस्तों इसे कहा जाता है मांडव्य ऋषि की तपोभूमि। समझ जाओगे दोस्तों, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक। अब बात आती है कि अलवर जिले की साहब आपकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ हालांकि दोस्तों समझना भारत में बौद्ध धर्म बहुत कम है, फिर भी पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक बौद्ध आबादी, पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक बौद्ध आबादी किस जिले में है, तो साहब आप क्या बताओगे? अलवर में। पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक बौद्ध आबादी, राजस्थान में सर्वाधिक बौद्ध आबादी सब आपके किस जिले में है? अलवर जिले में। और दोस्तों सब आपके यहाँ 0.14% बौद्ध रहते हैं। ठीक, भारत की कुल बौद्ध अनुयायियों का 0.14 सब आपके कहाँ रहते हैं? अलवर में रहते हैं। एकदम क्लियर। पहली बात ये अलवर की एक विशेषता हुई। दूसरा आपकी विशेषता सर्वाधिक पंचायत समितियों वाला जिला, सर्वाधिक पंचायत समितियों वाला जिला। ठीक, तब आपके वो भी कौन सा होगा? अलवर। सर्वाधिक पंचायत समितियों वाला जिला अलवर। और यहाँ कितनी पंचायत समितियां हैं? 14। ठीक, सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां। क्लियर दोस्तों, सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां। क्लियर दोस्तों, वो भी साहब कहाँ है? अलवर में। समझ जाओगे क्या दोस्तों? सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां साहब आपके वो भी कहाँ है? साहब आपके अलवर में है। एकदम क्लियर। अगली बात दोस्तों फिर बात आती है राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन केंद्र। राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन केंद्र साहब वो भी कहाँ है? आपके अलवर में। समझ जाओगे, राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन केंद्र साहब आपके ये भी कहाँ है? अलवर में। ठीक, अच्छा दोस्तों पूछा जाए कि राजस्थान का पहला निर्यात संवर्धन केंद्र कहाँ है, तो साहब आपके जो पहला है ना वो तो है जयपुर में। क्लियर दोस्तों, राजस्थान का जो पहला निर्यात संवर्धन केंद्र साहब आपको तो कहाँ है? अलवर जयपुर में है। एकदम क्लियर दोस्तों।
पूछा जाए कि राजस्थान का साहब आपके जो पहला निर्यात संवर्धन केंद्र साहब आपके वो कहाँ है, जयपुर में है। दूसरा कहाँ है, जोधपुर में। दूसरा कहाँ है, जोधपुर में। पहला तो है जयपुर में, दूसरा साहब आपके बोरानाड़ा जोधपुर में। साहब दूसरा कहाँ है, बोरानाड़ा जोधपुर में। एकदम क्लियर। और साहब आपके जो तीसरा केंद्र है ना साहब आपके वो कहाँ है, अलवर में। समझ जाओगे दोस्तों, ठीक। ताल वृक्ष अलवर में है, तब आपके इसे मांडव्य ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है, ठीक। सर्वाधिक बौद्ध अलवर में रहते हैं, सर्वाधिक पंचायत समितियां अलवर में हैं, सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां अलवर में हैं। राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन केंद्र साहब कहाँ है, अलवर में। पहला है जयपुर में, दूसरा है जोधपुर में, तीसरा है अलवर में। एकदम क्लियर। अगली बात दोस्तों साहब समझना, राजस्थान की पहली प्याज मंडी। क्लियर दोस्तों, समझना, राजस्थान की पहली प्याज मंडी साहब आपकी वो भी कहाँ है, अलवर में। राजस्थान की प्रथम प्याज मंडी, क्लियर दोस्तों, वो भी कहाँ है, अलवर में, ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन साहब आपके वो भी कहाँ होता है, अलवर में। समझ जाओगे कभी यहाँ, राजस्थान की पहली प्याज मंडी कहाँ है, अलवर में। और राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन साहब आपके कहाँ होता है दोस्तों, आपके अलवर में। एकदम क्लियर। अच्छा, सर्वाधिक भैंसों वाला जिला भी कौन सा होगा, अलवर, ठीक। दोस्तों पूछा जाएगा कि सर्वाधिक भैंसों वाला जिला, सर्वाधिक भैंसों वाला जिला, क्लियर, वो भी साहब कौन सा होगा, अलवर होगा। एकदम क्लियर। अच्छा साहब आपके राजस्थान का प्रथम जल विश्वविद्यालय, राजस्थान का प्रथम जल विश्वविद्यालय, क्लियर दोस्तों, वो कहाँ बनाया गया है, अलवर में। समझ जाओगे क्या, राजस्थान का प्रथम जल विश्वविद्यालय था आपके कहाँ बनाया गया दोस्तों, आपके अलवर में। राजस्थान का बोलो या भारत का बोलो, तो राजस्थान और भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय था आपके कहाँ बनाया गया दोस्तों, आपके अलवर में बनाया गया है, ठीक दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक शराब का उत्पादन भी कहाँ होता है, अलवर में, ठीक। राजस्थान में सर्वाधिक शराब का उत्पादन कहाँ होता है, अलवर में। इसे दोस्तों जो अलवर है ना, इसे कहा जाता है राजस्थान का स्कॉटलैंड। क्या कहा जाता है, स्कॉटलैंड। समझ जाओगे, राजस्थान में सर्वाधिक शराब का उत्पादन कहाँ होता है, अलवर में, और सब इसलिए कहा जाता है स्कॉटलैंड। दोस्तों जो स्कॉटलैंड है ना, ये दो कामों के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया में सबसे अच्छी जो पुलिस है वो स्कॉटलैंड की होती है। दुनिया में जो सबसे अच्छी पुलिस है वो कहाँ की होती है, स्कॉटलैंड की, स्कॉटलैंड यार्ड बोलते हैं। और दुनिया में सबसे अच्छी शराब वो भी साहब कहाँ बनाई जाती है, स्कॉटलैंड में। इसलिए अगर कोई जिला या कोई क्षेत्र शराब उत्पादन में अग्रणी होगा तो उसको स्कॉटलैंड की संज्ञा दी जाएगी। एकदम क्लियर है दोस्तों, ठीक। दोस्तों अलवर जिले में साहब आपके एक गाँव है, उस गाँव का नाम है डीकर, ठीक दोस्तों। अलवर जिले में एक गांव है और उस गांव का नाम क्या है, डीकर, क्लियर। अलवर जिले में साहब एक गांव है, गांव का नाम है डीकर। और दोस्तों इस गांव में आदि मानव के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, क्लियर दोस्तों। इस गांव में आदि मानव के द्वारा निर्मित शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। समझ जाओगे क्या, अलवर जिले में एक गांव है डीकर और इस गांव में आदि मानव के द्वारा निर्मित शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। समझ जाओगे दोस्तों, ये सब आपके अलवर जिले की विशेषताएं हैं। एकदम क्लियर। फिर बात आती है दोस्तों कि साहब आपके अलवर में एक क्षेत्र है जिसे हम होप सर्कस के नाम से जानते हैं, ठीक साहब। समझना दोस्तों, अलवर में एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। अलवर में एक पर्वत है, पर्वत का नाम क्या है, कैलाश पर्वत। इस कैलाश दोस्तों साहब जो कैलाश पर्वत है ना, इस कैलाश पर्वत का नाम वायसराय लिलिंथगो, क्लियर। इस कैलाश पर्वत का नाम वायसराय लिलिंथगो, क्लियर, की बेटी, क्लियर दोस्तों। वायसराय लिलिंथगो की साहब आपकी बेटी थी और बेटी का नाम था होप, ठीक। वायसराय लिलिंथगो की बेटी थी होप। इस होप के नाम पर दोस्तों इस कैलाश पर्वत का नाम रख दिया गया है होप सर्कस। इस होप के नाम पर इस कैलाश पर्वत का नाम क्या रख दिया गया है, होप सर्कस, जो कहाँ है, अलवर में है। दोस्तों ध्यान रखना, जो लिलिंथगो है ना दोस्तों, जो लिलिंथगो है ये कुछ काम आते हैं आपके, ठीक दोस्तों। राजस्थान एकीकरण का सुझाव, क्लियर, राजस्थान
एकीकरण का साहब आपके साथ जो सुझाव है ना, वो साहब आपके सबसे पहले किसने दिया था? लिलिंथगो ने। क्लियर दोस्तों, इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान एकीकरण का सुझाव दिया गया था। ठीक दोस्तों, दूसरी बात दोस्तों, जो लिलिंथगो है इनके द्वारा सब आपके अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। क्लियर दोस्तों, इनके द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 1940 में। समझ जाओगे दोस्तों, इनके द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 1940 में, और इस अगस्त प्रस्ताव को लाने का उद्देश्य था भारतीय सेना को द्वितीय युद्ध में भेजने के लिए राजी करना। इस अगस्त प्रस्ताव को लाने का उद्देश्य था भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने के लिए राजी करना। ठीक, अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्लियर दोस्तों, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लिलिंथगो। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय दोस्तों यह भारत के वायसराय थे। समझ जाओगे क्या? भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये भारत के वायसराय थे। ठीक, अच्छा पूछा जाए कि वायसराय का पद कब बनाया गया था? 1858 में। भारत का पहला वायसराय कौन है? कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन है? माउंटबेटन। एकदम क्लियर दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक, तो अलवर में साहब आपके कैलाश पर्वत या कैलाश बुर्ज है, और साहब आपके इसे लिलिंथगो की बेटी होप के नाम पर क्या कहा जाता है? होप सर्कस कहा जाता है। एकदम क्लियर दोस्तों। ठीक, अच्छा दोस्तों साहब आपके फिर बात आती है कि जो अलवर है ये साहब आपके और साहब किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों साहब समझना, राजस्थान का पहला एयरो स्पेड दोस्तों, समझना, राजस्थान का प्रथम ट्रैफिक मैनेजमेंट, राजस्थान का प्रथम ट्रैफिक मैनेजमेंट स्कूल, राजस्थान का प्रथम ट्रैफिक मैनेजमेंट स्कूल तब ये भी कहाँ है? अलवर में है। ठीक, अच्छा साहब आपके अगली बात, राजस्थान का प्रथम एयर स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये दोस्तों राजस्थान का पहला एरो स्पोर्ट्स ग्राउंड, ठीक है दोस्तों, वो भी साहब कहाँ है? अलवर में है। सब कहाँ है? अलवर में। तो अलवर बहुत सारी विशेषताओं को दोस्तों अपने अंदर समेटे हुए हैं। एकदम क्लियर। अच्छा फिर बात आती है कि अलवर की और विशेषता क्या है? पूछा जाएगा कि जो अलवर है इस अलवर की और विशेषता क्या है? पूछा जाए कि जो अलवर है इस अलवर जिले की साहब आपके और विशेषता क्या है? ठीक दोस्तों ध्यान रखना कि अगर हम अलवर की बात कर रहे हैं और पूछा जाए कि अलवर जिले की साहब आपकी और विशेषता क्या है, तो साहब आपके समझना, इस अलवर में साहब आपके एक साहब आपके व्यक्ति साहब राजेंद्र बाबा। एकदम क्लियर, जिन्हें हम जोहड़ वाले बाबा के नाम से जानते हैं, वाटरमैन के नाम से जानते हैं दोस्तों। एकदम क्लियर दोस्तों। इसके अलावा साहब आपके अलवर जिले की बहुत सारी विशेषताएं हैं साहब आपके जो समसामयिकी के साथ जुड़ी हुई हैं। जो हमारे सर हैं वो समसामयिकी पढ़ाते हैं, तो ये उनके साथ जुड़ी गई है। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो दोस्तों फिर वहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए दोस्तों इनको मैं वहाँ के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक दोस्तों, ये थी अलवर जिले की विशेषताएं। क्लियर दोस्तों, ये थी अलवर जिले की विशेषताएं। और दोस्तों अलवर जिले का सामान्य ज्ञान एक बार आप दोस्तों देख लेना अच्छी तरह, मैं आपका रिवाइज करा देता हूँ, फिर दोस्तों हम बाकी बातें बाद में करते रहेंगे। ठीक, भौगोलिक स्थिति पूर्व स्थान है, स्थलाकृति मैदानी भाग में अंडाकार आकार है, नियमित चतुर्भुज के समान, अक्षांश विस्तारित 27.4 से 28.4, उत्तरी अक्षांश, देशांतर 76.7 से 77.13 है। दोस्तों इनको आप ध्यान रखना। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। दोस्तों जनसंख्या है 36,34,179, घनत्व है 438 और लिंगानुपात है 895। दोस्तों यहाँ तक अगर दोस्तों कोई डाउट हो तो तब आपके पूछ लीजिए दोस्तों अच्छी तरह। ठीक, चलूँ आगे दोस्तों यहाँ तक। ठीक, अगली बात दोस्तों दश के वृद्धि दर देख लेना, परिवहन देख लेना दोस्तों अच्छी तरह। ठीक, फिर बात आती है दोस्तों इसके अलावा दोस्तों फिर बात आती है प्रमुख नदियाँ साबी, रूपारेल, सोता, चूहड़, सिंध नदी, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। रूपारेल के बारे में बता चुका हूँ। वन क्षेत्र दोस्तों आपके 21.54%, 1809 किलोमीटर के आसपास है। जलोढ़ मिट्टी है, प्रमुख जलाशय हैं दोस्तों, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं। चित्रशैली की दोस्तों हमने पढ़ लिया है, ये विशेषता हमने पढ़ ली है। ये लोकनाट्य दोस्तों आप अच्छी तरह देख लीजिए। ठीक, और दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि दोस्तों आपको भी दिक्कत नहीं आए, और आप दोस्तों इन चीज़ों को अगर बाद में पढ़ना चाहें तो बहुत आराम से पढ़ लें। एकदम क्लियर। अगर मान लीजिए आप कभी फ्यूचर में पढ़ना चाहें तो दोस्तों इनको आप आराम से पढ़ सकते हैं ताकि दोस्तों आपको कभी दिक्कत नहीं आए। ठीक, अच्छा दोस्तों
ये सब आपके मस्जिद हैं, तालवृक्ष। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं दोस्तों, ठीक, ताकि आप आराम से दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकें इन चीज़ों की, ठीक दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो सब पूछते रहना आप आराम से, ठीक दोस्तों। ये है नीलकंठ मंदिर, ये सब आपके बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर है दोस्तों। ये नारायणी माता का मंदिर है, चरणदास जी हैं, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों अच्छी तरह। और सब आपके ये प्रथम प्याज मंडी है, और ये सब आपके अलवर की अन्य विशेषताएं, एकदम क्लियर। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है जिला अलवर, अलवर की विशेषताएं पढ़ी हैं दोस्तों। अब अगले वीडियो में दोस्तों हम जयपुर संभाग के अन्य जिलों पर चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको राजस्थान जिला दर्शन बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। अगर आपको राजस्थान जिला दर्शन अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों आपके सुझाव अनिवार्य रूप से कमेंट बॉक्स में दें। आपके सुझाव दोस्तों हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। और दोस्तों आप अगर हमें कोई सलाह देते भी हैं तो दोस्तों वो सलाह हमें संजीवनी के समान साहब आपके हमारे लिए वो कार्यकारी सिद्ध होती हैं दोस्तों। आप इसी प्रकार काव्य क्लास के साथ जुड़े रहिए, अपने सपनों को साकार करिए, और दोस्तों इसी शुभकामना के साथ थैंक यू सो मच।